हेलो डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आज फिर मैं आपके लिए यहाँ पर मैथ की क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले हमारी मैथ की क्लास एक हो चुकी है। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो कृपया करके पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद वो सेकंड क्लास पर आए। सभी बच्चे पेन कॉफ़ी लेके बैठ गए होंगे और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते जाना। कंप्लीट नोट्स बनवाऊंगा, इसके बाद आपको कभी भी मैथ के कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लिखते जाइए। तो देखो, अब मैं यहाँ पर आपको फिर बताता हूँ कि मैं उस दिन मैंने लेक्चर में जो बात करी थी वो करी थी नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में भी मैंने आपसे सबसे पहले बात करी थी अभाज्य संख्याओं की। नंबर सिस्टम में हमारी जो बात चल रही थी वो किसकी चल रही थी? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, यही बात चल रही थी। क्लियर? तो देखो, अभाज्य संख्याओं की मैंने परिभाषा बता दी। कौन सी अभाज्य छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, सारी डिटेल मैं आपको लिखवा चुका हूँ। क्लियर? अब देखो, एसएससी एग्जामिनर ने कुछ प्रश्न और पूछे यहाँ से। जैसे एक प्रश्न हमारा एसएससी ने ये पूछा है, 67 से 101 के बीच कुल कितनी संयुक्त संख्या है? क्लियर? तो यहां पर संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कितनी भाज्य संख्या है, या हम ये कह सकते हैं कितनी यौगिक संख्या है। ये 2-3 नामों से पूछा जाता है। बाकी एग्जामिनर यहां पर कंपोजिट नंबर से पूछा है। तो इसके विकल्प जो उसने रखे थे वो ये रखे थे। यहाँ पर ऑप्शन ए में 24 रखा, बी में 25 रखा था, सी में यहाँ 27 रखा और डी में यहाँ पर रखा था 26। क्लियर? तो देखो, कंपोजिट नंबर निकालने हैं या संयुक्त संख्या निकालनी है तो उनके लिए क्या करेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 67 से 101 के बीच कुल संख्या निकाल लें हम। जब कुल संख्या निकालते हैं तो देखो, यहाँ नहीं, कहीं से भी कहीं तक की अगर कुल संख्या निकालनी हो तो आप अंतिम माइनस प्रथम कर दिया करो और हमेशा एक जोड़ दिया करो, तो कुल संख्या आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर अगर कुल संख्या जिनमें भाज्य अभाज्य सारी संख्या होंगी हमारी, तो यहाँ पर आप लिखोगे 101 माइनस 67, तो आपके पास में यहाँ पर आएगा 34 यानी कि 34, और इसमें एक आपने ऐड कर दिया तो आपकी टोटल जो संख्या हुई वो कितनी हुई है? 35। अब इनमें भाज्य भी हैं और अभाज्य भी, यानी कि संयुक्त भी हैं और अभाज्य संख्या भी हैं। क्लियर? तो अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर मेरे भाई मैं यहां से यानी 67 से 101 तक मैं सभी अभाज्य संख्याओं को हटा दूं, क्या बची हुई संख्याएं हमारी यहां पर अभाज्य होंगी कि नहीं होंगी? क्लियर है? तो यहां पर देखो, 67 से और 101 तक कुल कितनी संख्या होंगी अभाज्य? 67 है, 71 है, 73 है, 73 के बाद में यहाँ पर 79, 79 के बाद में 83 है, 83 के बाद में 89, 89 के बाद में 97 और 101। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हुई हैं आपकी? 2 2 4 2 6 2 8। अगर मैं कुल संख्याओं में से 8 अभाज्य संख्या हटा दूं तो क्या हमारे पास 27 संयुक्त संख्याएं बचेंगी? बोलो। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा? 27। क्लियर? कोई डाउट? तो एक प्रश्न तो हमारा ये था। एक दूसरा प्रश्न और पूछा है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये बहुत सारे प्रश्न जो आपको दिक्कत देंगे, और बीच बीच में अगर कोई आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में भी लिख के भेज दें। क्लियर? एक प्रश्न और हमसे पूछा गया है। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या है। इसके विकल्प थे मेरे भाई, ऑप्शन ए में लिखा है 801, बी में लिखा है 802, सी में लिखा है 100
73 और डी में लिखा है 437। ये इस सवाल के ऑप्शन थे। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने जितनी भी अभाज्य संख्या पढ़ाई हैं वो पढ़ाई है आपको कहां तक, 101 तक। क्लियर है? उसके बाद में मैंने आपको नहीं लिखवाई है। और देखो ना ही हमें आवश्यकता होती है उनकी, आप पूछो मुझसे कि गुरुजी 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो हमें ही नहीं पता, सब चेक करनी पड़ती है हमें। तो देखो ऐसा ही सवाल एसएससी ने ये पूछ लिया है कि यहाँ से यहाँ, यानी कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं इसके लिए। देखो कुछ भाजकता के नियम होते हैं, वो भी ध्यान रखने पड़ते हैं। देखो धीरे 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 कंप्लीट मैथ के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप निश्चिंत हो जाइए। बस रेगुलर क्लासें लेते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना मेरा परिवार बड़ा होगा, और जितना परिवार बड़ा होगा उतने ही सवाल ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे, तो उतना ही इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की, तो देखो अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जिनमें खुद का और एक का भाग चला जाए, बाकी नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इनका अंकों का योग कितना हो रहा है, 9। जब 9 हो रहा है तो इसमें 9 का भी भाग चला जाता है। कि भाजकता के नियम आएंगे हमारे, मैं लिखवाऊंगा भाग के नियम, तो उनमें सारी डिटेल बताऊंगा। 3 और 9 ये कहता है कि अंकों का योग कर लो। अगर अंकों के योग में 3 का या 9 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 9 का या 3 का भाग चला जाएगा। इस कारण इस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा, 9 का भी जा रहा, और भी जा रहा होगा, लेकिन खुद के अलावा, एक के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये तो अभाज्य हो नहीं सकती। आगे बात करते हैं 802। अब 802 की अगर हम बात करें, देखो 802 का 802 में भाग जाता है, एक का भी जा रहा है, इसके अलावा इसमें 2 का भी जा रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है। इसका मतलब ये भी संख्या नहीं हो सकती। अब या तो आंसर हमारा ये है या आंसर हमारा ये है। क्लियर? अब हमें चेक करना है। तो देखो भाई, इनको चेक करने का तरीका क्या है, सुनो। अब इनमें तो डायरेक्ट अगर हम बात करें, इनके अंकों का योग 14 हो रहा है, इनके अंकों का योग 11 है, ऐसा कोई नियम है ही नहीं, क्योंकि अंकों का योग का नियम केवल 3 और 9 के लिए लगता है। सम इसमें है नहीं, विषम संख्या, तो इनको चेक करना पड़ता है। अब इनको चेक करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में 173 दिया, 173 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सी होती है, 169, और कितने का होता है, 13 का। तो 13 और 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या, उनको चेक कर लो इसमें। अगर उनसे ये डिवाइड हुई तो ये 100% भाज्य संख्या होगी, अगर उनसे डिवाइड नहीं हुई तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो 13 से छोटी कौन कौन सी है, जैसे 11 आई, 11 की छोटी कौन सी है, 7 है, 7 से छोटी कौन सी थी आपकी, 5 है, 5 से छोटी आपकी कौन सी थी, 3 है, 3 से छोटी कौन सी है, 2। अब बताओ मुझे, इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं, क्योंकि सम संख्या होनी चाहिए 2 के लिए। तो भाग के मैं नियम लिखवाऊंगा बिल्कुल सारे, एक 1 बाई 1। आपको निश्चिंत रहें कि इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो 3 का नियम मैंने कहा, अंकों का योग, अंकों का योग इनका तो 11 हो रहा है। 3 का नियम कहता है कि मुझे 11 की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए तो 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब मेरा भाग जा सकता है। और 5 ये कहता है कि मेरा भाग केवल वहीं जाता है जहाँ पर या तो अंत में 0 हो या 5 हो, तो इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा इसमें। अब 2 और 3 चेक और करने वैसे 7 का भाग देते हो, 7 दूनी 14, बचे कितने, 4, 43 नहीं जाएगा 7 का भी। 11 का भाग देते हो, 11 कम 11 बचे 6, 11 6 66 नहीं हो सकता, इसका भी नहीं जाएगा। और अगर इसका भाग देते हो, 13 कम 13 बचे 4, इसका भी नहीं जाएगा। इसका मतलब आपकी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 173। अगर इनमें से किसी का भाग चला जाता तो 100% ये भाज्य संख्या थी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए भी ऐसे ही चेक करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। 437 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग कौन सी है, 400। अब 400 किसका होता है, 20 का। 20 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं, भाज्य वगैरह नहीं बोल रहा मैं, अभाज्य संख्या, उनको चेक करोगे तो आपकी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 19 को तुम चेक करोगे ना, तो 19 दूनी 38, बचे कितने, 5, और 19 30 57, यानी कि खुद के अलावा, एक के अलावा 19 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए ये संख्या भी कैसी आपकी भाज्य है। तो आपका आंसर हो चुका कौन सा, 173। कहीं पर भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, हालांकि आपसे कभी नहीं पूछने वाला, कभी कोई बच्चा ये प्रश्न करेगा गुरुजी 200 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्या, कभी नहीं पूछने वाला ऐसे प्रश्न जो पूछेगा वो एक या सिंगल संख्या कोई दे देगा और उसमें से प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर? कोई डाउट?
तो ये हमारे 2 प्रश्न मुझे मिले थे, एसएससी एग्जामिनर ने जो दिए थे उनको मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, और भी हमारे जो बाद में प्रश्न आएंगे उनको भी मैं कराता रहूँगा। क्लियर। अब देखो, मैंने उस दिन आपको अभाज्य संख्या पढ़ा दी थी, छोटी बड़ी कौन सी होती है, सारी संख्या पढ़ा दी। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए भी मैंने प्रक्रिया बता दी थी आपको कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। क्लियर। अब देखो, एक छोटा सा पॉइंट और आता है गुणनखंड, हालांकि इससे अलग है, लेकिन मैं अब यही बता देता हूं आपको गुणनखंड कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी कि फैक्टर, या आपको कभी कहेगा किसी भी संख्या दे देगा और उसके कहेगा कितने भाजक हैं। भाजक का मतलब है कि उसमें कितने संख्याओं का भाग जा रहा है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। ये 40 ली हमने संख्या, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर कभी वो घात के रूप में संख्या देगा तो 100% वो पूछता है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछ ले, जैसे मतलब छोटी संख्या दे दी और छोटी संख्याओं में आपसे पूछ लिया कि इसके कितने गुणनखंड हैं या कितने भाजक हैं, तो उनके निकालने के तरीके क्या हैं। क्वेश्चन जैसे ऐसे आ गया, 40 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं। तो आप देखो यहां पर ऑप्शन मिलेंगे 2, 3, 4, 5 इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। देखो इनका निकालने का तरीका क्या है। तो यहां पर आप यानी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो इनके। अभाज्य गुणनखंड जब निकालोगे तो आपके पास में यहां पर वैल्यू आई ये। क्लियर। तो अगर मैं आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछता तो कितने आते हैं आपके, 4 आते हैं। लेकिन अब हम लिख रहे हैं क्या, गुणनखंड, या हम कह सकते हैं कुल भाजक, कि इसके कितने संख्या जिनका भाग जाता है। तो यहां पर आप लिखोगे इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। क्लियर। तो जब भी कभी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे तो जो ये गिनती में आ रहे थे, चाहे इधर से गिन लो चाहे यहां पर, तो इसके आंसर कितना होता है, 4। लेकिन मैंने पूछा यहां पर कुल भाजक या कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड या कुल भाजक निकालने का तरीका क्या है, हमेशा जो भी पावर आती है पावर +1 कर दो और उसको गुणा कर दिया करो। तो यहां पर आप लिखोगे, बोलो इसमें जब मैं 1 ऐड करूंगा, 3 पावर में 1 ऐड करूंगा तो 4 बनेगा, एक में 1 और ऐड करूंगा तो 2 बनेगा, और इनको मल्टीपल कर दिया तो बोलो कितने आए इसके गुणनखंड, 8 गुणनखंड होंगे इसमें। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी कैसे आप बता सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं कि गुणनखंड वो होते हैं जिन छोटी छोटी संख्याओं का मूल संख्या में या बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या मेरे भाई इसमें 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 2 का भाग जाता है, क्या 4 का भाग जाता है, क्या इसमें 5 का भाग जाता है, क्या इसमें 8 का भाग जाता है, क्या इसमें 10 का भाग जाता है, क्या इसमें 20 का भाग जाता है, क्या इसमें 40 का भाग जाता है। इनके अलावा क्या किसी और का भाग जाता है इसके अंदर, नहीं जाता। तो इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके कितने गुणनखंड हुए या कितने फैक्टर हुए, तो आप कहोगे गुरुजी इसके 8 फैक्टर। अब यहाँ देखो, ये तो हमारी एक छोटी सी संख्या थी। अब इसकी जगह मान लो कि आपको 100, 200, 250, 300, 500, 1000 तक वैल्यू बढ़ा सकता है। क्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं। ये संख्या ये निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चाहे कोई सी भी संख्या दे दे, सबसे पहले आप उसके फैक्टर निकालो करो, अभाज्य गुणनखंड निकाला करो और उसकी पावर में लिख दिया करो। पावर जो बनती है उसमें 1 प्लस करके उसको आपस में मल्टीपल कर दो। जैसे एक और समझो, एसएससी एग्जामिनर ने ये प्रश्न पूछा अभी लेटेस्ट, यहां पर प्रश्न पूछा गया था हमारा 240 के, क्वेश्चन ये है 240 के कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने भाजक हैं या फैक्टर हैं या गुणनखंड है, एक ही मतलब है। तो यहां पर इसके अगर आप निकालोगे तो अब कोई बच्चा कहे गुरुजी हम 240 के इस तरह से निकाले तो बड़ा टाइम लग जाएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर गलतियाँ भी हो सकती हैं कि आपको कोई पॉइंट ध्यान ना रहे। तो इसका सीधा सा तरीका है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करा करो। जब इसके हम प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बोलो कितना आएगा यहाँ पर 120, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर 60 आएगा, उसके बाद बोलो कितना आएगा 30, 30 के बाद में 15 आएगा, 15 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1। क्लियर।
अब यहाँ पर बताओ, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता तो आप इनको टोटल काउंट कर लेते। अब उसने पूछा है क्या है, गुणनखंड, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4। क्या मैं इसको 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल है, 5 भी एक बार, 3 भी एक बार। और मैंने अभी बताया आपको कि क्या करोगे, पावर प्लस में 1 करके मल्टीपल कर दो जितने भी डाटा आए सबको। तो यहाँ पर पावर कितनी है 4, तो कितने से गुणा करोगे, 5 से। 5 इसकी जगह कितना लिखोगे, 2 इसकी जगह कितना लिखोगे, 2। तो आपके पास में कितने फैक्टर होंगे इसके, 20 फैक्टर होंगे। आप करके देखना ऐसे, यानी घर पे आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसके फैक्टर निकाल के देखना। इसमें 1 का भाग, 2 का भाग, 4 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग, 6 का भाग तक वास्तव में 20 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट था हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड के बाद में एक पॉइंट छोटा सा ये था कि गुणनखंड कभी पूछ ले या भाजक कभी पूछ ले तो इनको इस तरीके से निकालते हैं। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हमारी ये अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा हो चुकी है। कोई किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख के सेंड कर दें, या आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हो अपना सवाल। इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हो और मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? तो आगे हमने अभाज्य संख्याओं की चर्चा कर लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और संख्याओं की। तो अगली हेडिंग डाल दें प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। देखो प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक हों, वो हमारी कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं। यानी कि हम ये कहें कि जहाँ से हमसे गिनतियाँ हम बोलते हैं ना, तो हम गिनतियाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 से लेकर हम अनंत तक गिनतियाँ बोलते जाते हैं, तो वही क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्याएं। तो यानी कि नेचुरल नंबर की अगर परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो लिखते जाओ, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक हों या अनंत तक जाएं, कॉमा, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? उसके बाद में हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं। अभी मैं इनकी डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल डिटेल वाइज सारी चीज़ चलेंगी। एक बार मैं आपको इनको थोड़ी सी संख्या लिखवा देता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे आगे। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। देखो पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? या तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को और काउंट कर दें तो भी वो कौन सी होती है? हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्लियर, आपने लिख ली होगी परिभाषा कि ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहलाती हैं। तो यहां पर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी। ये हमारी कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में तीसरी हमारी जो संख्या आती है वो आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो मैंने 1 से लेकर अनंत तक की बात कर ही ली थी।
उससे देखो अब धनात्मक तो हम बढ़ ही नहीं सकते, अब ऋणात्मक की ओर बढ़े तो 0 तक आए तो यहाँ पूर्ण बन गई थी। उसके बाद में अब और किधर बढ़ सकते हैं, नेगेटिव बढ़ेंगे तो -1 -2 -3, तो ये डैश 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 माइनस इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो यानी कि धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, अर्थात जो -अनंत से लेकर +अनंत तक हों, क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिभाषा लिख लें, ऐसी संख्याएं जो -अनंत से +अनंत तक हों, -अनंत से +अनंत तक हों, कॉमा पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखो नाम से पता चलता है पूर्णांक, अंक भी पूरा पूरा होना चाहिए। देखो आपको लिखवाया यहाँ पर मैंने -अनंत से +अनंत तक है। अब ऐसा नहीं बोलोगे -1/2 3/2 इस तरह की ये संख्या नहीं चलेंगी। ये अपनी आगे संख्या आएंगी, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, उनमें चर्चाएं करेंगे। कि नाम से ही पता है कि पूर्णांक अर्थात संख्या कैसी होनी चाहिए, पूरी पूरी, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दिया हमने 15 -14, यहाँ पर 13, यहाँ 0 1 2 3 डैश 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 और ये प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। तो देखो ये हमारी संख्या हो गई कौन कौन सी, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई है। बोलो कोई डाउट। अब इनके बारे में धीरे धीरे हम और डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, एक बार एसएससी नहीं रेलवे पिछले पेपर में पूछा गया था, एलपी में 2018-19 में 18-19 में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी परफेक्ट संख्या है। परफेक्ट यानी कि पूर्ण संख्या है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिए थे 8, बी में 7 था, सी में 6 था, डी में 4 था, इस तरह के ऑप्शन थे। तो उसने पूछा था कि इनमें कौन सी परफेक्ट संख्या है। क्लियर। तो देखो भाई इसमें परफेक्ट जो संख्या थी ना, वो हमारा आंसर कौन सा था, 6। देखो परफेक्ट संख्या कौन सी कहलाती हैं, कोई भी संख्या ले लो, अगर उस संख्या के फैक्टरों का योग, खुद को छोड़ देना, मतलब स्वयं जो फैक्टर आता है, जैसे मान लो 6 का 6 आया, 6 को छोड़ देना, बाकी फैक्टरों का अगर योग मूल संख्या के बराबर हो जाए तो समझना वो कैसी संख्या होगी, परफेक्ट संख्या होगी। तो यहां पर देखो अगर मैं इसके फैक्टर निकालता हूं तो आपके पास में 1 आया होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, 8 आया होगा। अब मूल संख्या यानी 8 तो छोड़ना है। अब इनका योग करके देखो, अगर इनका योग 8 के बराबर आता है तो ये परफेक्ट होती, ये परफेक्ट नहीं है। ऐसे यहां पर हम जब इसको करते हैं तो इसका फैक्टर क्या, 1 है, यानी गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है और 3 है और 6। अब खुद को तो छोड़ना है, बाकी को इनको देखो जोड़कर कितना आता है, 6। तो इन संख्याओं में जो परफेक्ट संख्या थी वो कौन सी थी, 6। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें, मैं बीच बीच में सारे प्रश्न लेते रहूंगा। एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे या अदर एग्जाम में जो भी प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे उनको मैं कराता रहूंगा। क्लियर। कोई डाउट लिखें अब, यानी कि ऐसे सवालों को जब कोई सवाल बीच में आ जाता है तो आप साइड में लिख लिया करो। जैसे हम पढ़ा तो अब क्या रहते हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चाएं, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्याओं से मुझे याद आ गया एक सवाल ये, तो मैंने यहाँ पर ये चर्चाएं कर लिए। क्लियर। तो अब आप हेडिंग लगा दें। अब मैं नेचुरल संख्याओं के प्राकृत संख्याओं की डिटेल पढ़ाता हूँ, तो हेडिंग में लगाएं n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर। क्लियर। तो यहां पर देखो n लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग का सूत्र है वो क्या है, वो लिखोगे आप, योग बराबर में n प्लस में 1/2, जहां या वेयर
n इक्वल टू लास्ट नंबर, जहां n बराबर अंतिम संख्या, जहां n बराबर अंतिम संख्या। क्लियर? उतारिए पहले। उतार लिया। अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछता है। प्रश्न ये पूछता है 1 से 100 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? देखो, तो इसके अगर सूत्र के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैंने क्या कहा, n की वैल्यू क्या रखोगे? अंतिम पद। तो n का मान क्या रखा? 100 इंटू क्या रखोगे? 100 प्लस 1 101 बटा में कितना है? 2। यानी सूत्र में रखोगे n का मतलब क्या हुआ? 100। यहाँ रखा 100, n प्लस 1 कितना हो गया? 101। इसको अगर हम यहाँ से काटते हो तो आपके पास में 101 गुणा में कितना करोगे? 50। देखो, गुणा करने के लिए भी धीरे धीरे इन चीज़ों को अप्लाई करा करो। आप 100 गुणा 50 करो, एक को छोड़ो ऊपर की वैल्यू को, 100 गुणा 50 करोगे तो 5000 आएगा, और एक और बच गया है तो 50 गुणा 1 करोगे तो 50 और आ जाएगा। तो 5000 और 50 कितने होते हैं? 5050। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 5050। क्लियर? देखो भाई, एक बात और बता देता हूं, ये सूत्र है ना हमारा, ये केवल तभी काम करता है जब ये कहां से स्टार्ट हो? 1 से। मान लो कि बाई चांस आपसे बीच में से प्रश्न पूछ लेता कि 60 से 100 तक संख्याओं का, 50 से 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट नहीं करते। उसके लिए या तो इस सवाल को 2 टुकड़ों में करते, या मैं अब आपको एक सूत्र और बता रहा हूं, और वो सूत्र आपके लिए सदाबहार सूत्र होगा। सदाबहार का मतलब है कि जैसे आप उसको डायरेक्ट प्राकृत संख्या में अप्लाई कर सकते हो, उसको डायरेक्ट आप सम संख्या में भी अप्लाई करोगे, उसको डायरेक्ट आप विषम में भी करोगे, और जितने भी तुम गुणज बोलोगे ना, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, 8 के प्रथम 8 गुणज, उन सभी का योग भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन वो सूत्र क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं। तो वो सूत्र हमारा ये है, ये सदाबहार सूत्र इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगा। हालांकि हमें ये सूत्र इसलिए याद रहना चाहिए, कई बार छोटे एग्जामों में वो सूत्र ही पूछ लेता है डायरेक्ट, लेकिन आपको अपने कंपटीशन की दृष्टि से कोई कभी बीच में से प्रश्न पूछे तो आपके ये भी याद रहना चाहिए। और वो सूत्र ये है कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2 इंटू कुल संख्या, 2 इंटू कुल संख्या। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब ये सूत्र आपके लिए देखो सम में भी लगेगा, यानी इवन नंबर में भी लग जाएगा, ये विषम में भी लग जाएगा, यानी कि ऑड नंबर में भी लग जाएगा ये, और ये यानी कि सूत्र आपके नेचुरल नंबर में यानी प्राकृत संख्याओं में भी लग रहा है, और ये सूत्र आपके गुणज जितने भी आएंगे, मल्टीपल जितने भी आएंगे सभी में लगेगा। क्लियर? अब जैसे मैं इस सवाल यानी इसी सवाल को मैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग करता हूं, तो मेरे भाई देखो, फिर एक सवाल बीच में से भी ले लेंगे। तो यहां पर हमने बात करी थी 101 यानी कि 1 से लेकर 100 तक, 100 तक की बात। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रथम संख्या क्या है? 1, अंतिम संख्या क्या है? 100 बटा में कितना है? 2 इंटू कुल संख्या कितनी है? तो आप कहोगे गुरुजी 1 से लेकर 100 तक कुल संख्या होती है 100। चाहे तो आप तरीके से भी निकाल सकते हो, तरीके से निकालोगे तो आप कहां से निकालोगे? 100 में से 1 घटा 99, 99 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 100 संख्याएं। अब आप मुझे बता, इसको जब हल करोगे तो आपके पास में 50 इंटू कितना है? 101। बोलो कितनी आई? 5050। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? उतारिएगा 1 मिनट। उतार लिया। एक और सवाल लेते हैं हम, जो बीच में से भी ले लेते हैं। मान लो कि हमसे सवाल पूछ लिया है 60 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? योग
क्या होगा, सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आप करोगे, देखो अगर मान लो कि तुम उस सूत्र से निकालते तो मेरे भाई एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले आप 1 से लेकर 100 तक निकालते, जो भी इनका योग आता, मान लिया कि इनका योग कितना आया 5050 आया, एक ये फर्स्ट तरीका है हमारा। फिर आप क्या करते 1 से लेकर 59 तक निकालते, क्योंकि 60 से तो हमें इसमें ऐड करना है। अब 59 तक के आप निकालते तो n यानी कि यहाँ पर आ जाता आपके पास में कितना, इसमें 2 से डिवाइड करा तो 30। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 59 गुणा कितना करोगे तुम 30, तुम 30 गुणा 59 मत करो, तुम 30 गुणा 60 करो तो 1800 होगा। 18 से अब एक बार फालतू कराते, एक बार 30 घटा दो तो कितने बचे आपके पास 1770, यानी कि ये वैल्यू आई। और इसमें से इसको लेस करोगे तो आप जब इसमें से इसको लेस करते हो तो आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि यहाँ से आप घटाओगे तो आपके पास में 0 या 8 और ये 3280, एक बार चेक कर लो 33, ठीक है 3280 आएगा और ये आपकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं तो मैंने अभी आपको एक सदाबहार सूत्र बताया था, सूत्र क्या था 60 प्लस में यानी कि प्रथम प्लस में अंतिम बटा में 2 इंटू कुल संख्या। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ गलती होने के चांस है, और गलती होने के चांस मैंने आपको छोड़े ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको संख्या निकालने का तरीका बता दिया है, अंतिम माइनस प्रथम करो। तो 100 में से 60 गए तो कितने बचे 40, और प्लस में 1 ऐड कर दो तो बोलो कितनी संख्या होंगी 41। जनरली अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे ना 60 से 100 तक कितनी संख्या, तो जल्दी से बता देंगे 40 संख्याएं, और वहीं हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया, इनको 160 आया और 160 में डिवाइड करोगे कितना 2 और 41 ये आया, तो यहाँ पर 80 और 8 चौका 32 और 80 यानी कि 3280। क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ पर आपके लिए आज की क्लास यहीं होगी और आगे हम इनके बारे में और बताएंगे, इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न लेंगे। आप लोग सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, पूरे भारत में फैलाओ इसको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर पाएँ और गरीब बच्चों तक भी ये मैसेज पहुँचे। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं पहुँच पा रहे वो ऑनलाइन क्लास लें, फ्री कोर्स से ही सबके लिए मैथ और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊँगा। आप निश्चिंत हो जाइए, बस आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।